हेलो साथियों, विश्वास एग्री क्लासेज नागौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कमल किशोर, एजुकेटर ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री से संबंधित बहुत ही नॉर्मल सामान्य चैप्टर की, जो कि किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो जेट हो, चाहे वो ICR हो, और भी ऐसे साइंस से संबंधित जो भी आगे हम जाके उच्च शिक्षा करते हैं, ग्रहण करते हैं। 11th-12th में भी ये बेसिक चैप्टर है, सेम ही आते हैं बातें सारी। वो सबसे सामान्य टॉपिक की बात करेंगे, नाम है जिसका परमाणु संरचना। परमाणु संरचना कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। देखो, परमाणु संरचना की जब बात करते हैं तो सबसे छोटा शब्द परमाणु, हमें पता चला कि ये परमाणु शब्द एटम जो बात करता है, ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो ए, दूसरा टम। ए मतलब होता है बिना, टम का मतलब होता है काटे जाने योग्य, अर्थात बिना काटे जाने योग्य, यानी जिसको और आगे भाग में काट नहीं सकते। इसी नाम को आगे एक ग्रीक शब्द बात करते हैं एटोमिया। ग्रीक शब्द एटोमिया, जिसका अर्थ भी क्या, बिना काटे जाने वाला। परमाणु या एटम की बात करते हैं, हमें अब पता है कि परमाणु या एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। जब बात शुरुआत के खोज की करते हैं, उस वक्त हमें नहीं पता था कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन भी इसके अंतर्गत होते हैं क्या। तो परमाणु शब्द को जब से सबसे पहले बात करते हैं, ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो सबसे पहले वैज्ञानिक की जो बात हम करेंगे, आए दार्शनिक थे। वैज्ञानिक क्या थे भाई? दार्शनिक। नाम था महर्षि कणाद। महर्षि कणाद। महर्षि कणाद साहब क्या कहते हैं? दार्शनिक थे। इन्होंने एक बात कही थी कि वह चीज, वह वस्तु, वह पदार्थ, वह द्रव्य जिसको और आगे सूक्ष्मतम भाग में नहीं बांट सकते। उन्हें पता नहीं था कि इसको प्रोटॉन या परमाणु बोलेंगे, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कह दी थी कि ऐसा पदार्थ, ऐसा द्रव्य जिसको और अंततः सूक्ष्म भाग में नहीं बांट सकते, वहां पर जाके लास्ट में रुकना है, और हो सकता है उसको आगे जाके परमाणु बोले। तो ध्यान रखेंगे, इसके अनुसार यानी महर्षि कणाद के अनुसार, इसके अनुसार पदार्थ का सूक्ष्मतम रूप जिसे और आगे सूक्ष्म या विभाजित नहीं किया जा सके, जिसका आगे जाके बाद में नाम क्या होगा भाई? आगे जाके नाम क्या होगा भाई? परमाणु की बात करेंगे। देखो, महर्षि कणाद साहब, इसकी बातें इतनी चलती नहीं चलने का कारण ये दार्शनिक थे, और दार्शनिक बहुत पहले इन्होंने ये बात कह दी थी, जब इनके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। तो हो सकता है इनका इसके कारण थोड़ा सा कम रह गया हुआ, इनकी बातें चली नहीं, तो इनको कहीं खास NCERT वगैरह बात नहीं करती, बहुत कम बात करती है। इसके बाद में जो वैज्ञानिक आए थे, बात करते हैं हम, नाम था, ध्यान से सुनेंगे, नाम था डाल्टन। नाम था डाल्टन। डाल्टन साहब क्या कहते हैं कि वह पदार्थ जिसका सूक्ष्मतम भाग, जिसको और आगे किसी अन्य भाग में बांटा नहीं जा सके, और अन्य आगे भाग में बांटा नहीं जा सके, उन्होंने इसका नाम परमाणु दे दिया था। यानी कि कहने का मतलब, इनके अनुसार ध्यान से सुनेंगे,
इनके अनुसार किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। देखो इनके अनुसार, देखो जो परमाणु शब्द दिया गया था उसका भी अर्थ परम प्लस अणु। परम का मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा, और अणु यानी कहने का मतलब जो सबसे छोटा अणु है जिसको और आगे भाग में बांट नहीं सके। अविभाज्य, अविभाज्य का मतलब ए प्लस विभाज्य, ए का मतलब बिना और विभाज्य मतलब भाजित किए, यानी कि कहने का मतलब जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सके। डाल्टन के अनुसार बात करेंगे, डाल्टन के अनुसार उसे क्या बोला गया भाई? परमाणु बोला गया। देखो वैज्ञानिकों की बात चलती है, ये लगभग 19वीं सदी की शुरुआत की बात है। 19वीं शताब्दी के शुरुआत, यानी लगभग 1808 या वही कहीं की बात है। ठीक बात है, शुरुआत की बात है। तो डाल्टन साहब ने इतना बताने के बाद में हम बात करेंगे कि डाल्टन से नेक्स्ट वैज्ञानिक जो इनके बारे में और अच्छी सी बात करेंगे। लेकिन ध्यान से सुनना, डाल्टन ने जब कहा था कि ये परमाणु है, इनके भाग में इनको आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता, जैसे ही खोज आगे बढ़ी पता चला कि परमाणु को आगे और विभाजित किया जा सकता है। अर्थात उनके अंदर 3 अवपरमाणु कण भी उपस्थित होते हैं, जिन्होंने नेक्स्ट वैज्ञानिकों ने खोज करके बताया था, जो 19वीं शताब्दी के अंत तक ज्ञात हो गया था कि परमाणु भी धीरे धीरे या छोटे छोटे या स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिन्हें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, और इन तीनों को मिला करके अवपरमाणु के कण भी बोला गया। तो ध्यान से सुनना, 19वीं शताब्दी के अंत तक, 19वीं शताब्दी के अंत तक परमाणु, या 19वीं शताब्दी के अंत तक ज्ञात हुआ कि परमाणु के अंदर या परमाणु कुछ अवपरमाणुक, अवपरमाणु मतलब परमाणु से जो छोटे हैं, अवपरमाणुक कणों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। और उन अवपरमाणु कणों का नाम क्या हो गया भाई? ध्यान से सुनेंगे, प्रोटॉन। उन अवपरमाणु कणों का नाम क्या हो गया? अवपरमाणु कणों से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। हाँ ध्यान से सुनना, हम नाम दे रहे हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, लेकिन उस समय उसको पता नहीं चला था। क्यों? क्योंकि ना तो प्रोटॉन की खोज हुई, ना न्यूट्रॉन की हुई थी, ना इलेक्ट्रॉन की हुई थी। पता चल गया था कि इसके अंदर कण उपस्थित है, केवल परमाणु ही सूक्ष्मतम रूप नहीं है। आगे बात समझ। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये वैज्ञानिक आए थे, शुरुआत में ऐसी बातें करी थी, इनके बाद में कुछ इन जो 3 अवपरमाणु कणों हैं इनकी खोज की बात करेंगे। तो सबसे पहला अवपरमाणु कण की हम बात करते हैं, तो वो अवपरमाणु कण है नंबर 1। बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, किसने की, किस प्रकार हुई, क्या क्या काम में लिया, कैसी कैसी बातें हैं, सारी की सारी बातें इसमें ध्यान से सुनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जाता है। हो सकता है सीधा क्वेश्चन पूछ ले हुए कि भाई खोज, देखो खोज तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गए। आपको पता है कि हर चीज़ें नॉर्मल हैं जो बार बार नहीं पूछी जाती है, उनमें कुछ स्टैंडर्ड लिया जा रहा है। स्टैंडर्ड लिया जाने का अर्थ मतलब क्या है कि
बाहर से सबको पता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की किसने की, न्यूट्रॉन की किसने की। जब यही बात पूछनी होती है तो सभी सही करेंगे। हमें पकड़ना है क्वालिटी। एग्जामिनर क्वालिटी पकड़ता है और क्वालिटी में हमें बात डीप तक जाना होता है। तो डीप तक जाना होता है तो हमें बात समझनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई, किन वैज्ञानिकों की सबसे पहली भूमिका थी, किन किनों ने क्या काम किया था। ये सारी की सारी बातें हैं जो हम इलेक्ट्रॉन की खोज के अंतर्गत करेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले हुई थी और इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जो सबसे पहले आदमी थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में कुछ नई बातें कही थी, प्रयोग शुरू किया था, वही आदमी नाम ध्यान से सुनेंगे, माइकल फैराडे। ध्यान रखना, सबसे पहला प्रयोग जो इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित था, पहला प्रयोग जो इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित था, आदमी कौन? माइकल फैराडे। फैराडे साहब, माइकल फैराडे। बात कुछ उस जमाने की है जब 1830 ईस्वी में माइकल फैराडे बैठे बैठे उन्होंने सोचा कि नाम हमारे पास आ गए हैं कि इनके अंदर कुछ न कुछ होता है, तो क्यों नहीं इनकी खोज की जाए, किस प्रकार खोज की जाए। तो इन्होंने देखो प्रयोग के लिए कुछ चीज़ें काम में ली थी, ध्यान से सुनना। पहली चीज़ जो इन्होंने प्रयोग के लिए काम में ली थी वो थी एक कांच की नलिका, एक कांच की नलिका, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं भाई? कैथोड किरण नलिका, कैथोड किरण नलिका। कांच की ट्यूब है, कैथोड किरण नलिका। इसके अंदर इन्होंने 2 इलेक्ट्रोड काम में लिए थे, 2 इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड मतलब जो आगे जाके किससे जुड़ेंगे भाई? बैटरी से। इलेक्ट्रोड का नाम एक कैथोड के रूप में काम किया और दूसरा एनोड के रूप में काम। बात आ गई समझ में? बड़ी इजी सी चीज़ है, एक एक चीज़ को लाइन से लाइन समझते जाएंगे, कोई दिक्कत ही आने वाली नहीं है। कैथोड और एनोड। इलेक्ट्रोड के बाद में एक बैटरी ले ली थी। अब ध्यान से सुनेंगे, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। बात यहीं से पूछी जाती है कि जब इन्होंने प्रयोग किया था तो प्रयोग के समय ध्यान रखना, इन्होंने हाई वोल्टेज, उच्च विभव की बैटरी को काम में लिया था। तो इन्होंने विभव तो रखा था क्या भाई? उच्च विभव, जिनका लगभग वोल्टेज कितना था भाई? 10,000 वोल्ट। जिनका वोल्टेज कितना था? 10,000 वोल्ट। और उच्च विभव के साथ उन्होंने जब दूसरी बात कही थी वो था निम्न दाब, वो था निम्न दाब। बात ध्यान से सुनेंगे, निम्न दाब। निम्न दाब का मतलब है लगभग 10 की घात -3 mm ऑफ Hg। यह भी मिल सकता है आपको कहीं कहीं देखने को 0.01 mm ऑफ Hg मिल सकता है। हमें केवल इस बात पर कंसंट्रेट करना है कि दाब निम्न था। देखो कई किताबें हैं जो 0.01 भी देती है, कई जगह 10 की घात -3 भी मिलता है। एग्जैक्ट ये चीजें नहीं पूछी जाती, कंडीशन पूछी जाती है कि दाब निम्न था, वोल्टेज उच्च था। बस इतनी सी बात का ध्यान में रखना है कि वोल्टेज कैसा था भाई? उच्च, और दाब कैसा था? निम्न था। इन चीजों का सारों का उपयोग करके और उन्होंने एक प्रयोग बनाया, किस प्रकार इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, बात करेंगे। नेक्स्ट एक चित्र की सहायता से मैं देखना चाहूंगा, ध्यान से सुनेंगे सभी भाई। देखो ये एक कैथोड किरण नलिका, थोड़े से एक चित्र की सहायता समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कैथोड किरण नलिका, ये इनमें 2 इलेक्ट्रोड, ये इनमें 2 इलेक्ट्रोड, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को या बैटरी की सहायता से जोड़ दिया गया। ये बैटरी का माइनस सिरा, ये प्लस सिरा। वोल्टेज की बात करते हैं तो 10,000 वोल्ट। अब देखो यहाँ पर एक उसने निर्वात पंप लगाया। क्या लगाया भाई? निर्वात पंप लगाया, जिसकी सहायता से इसके अंदर निर्वात उत्पन्न किया जा सके। निर्वात उत्पन्न करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अंदर कोई भी गैस का अणु रहना नहीं चाहिए, बिल्कुल निर्वात की स्थिति उत्पन्न कर दी। और जिसके कारण इनका प्रेशर की हम बात करें तो प्रेशर था लगभग 10 की घात -3 mm ऑफ Hg। ठीक है, mm ऑफ Hg दाब नापने की इकाई, जो कि आप जानते हो, कोई इतनी खास बात नहीं है। ध्यान रखेंगे, इन्होंने जो पहला इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया था, नाम इसका क्या था भाई? कैथोड। नाम इसका क्या था? कैथोड। ठीक है, बात इसकी करेंगे, क्या था? एनोड। अब देखो बात बड़ी इंपॉर्टेंट गंभीर यहीं से आती है, बस और कुछ है ही नहीं। ये चीज़ थोड़ी सी समझ ली, बात क्लियर, कुछ है ही नहीं। यहां से जैसे इन्होंने ये प्रयोग को सेटअप किया, स्टार्ट किया, चालू किया, और यहां से उन्होंने देखा कि कुछ किरणें निकल रही है। जैसे सुनेंगे, कुछ किरणें निकल रही है।
अब वो किरणें निकल रही है कि नहीं निकल रही है, कौन सी किरणें हैं, क्या नाम है, क्वेश्चन यही से पूछते हैं कि कौन सी किरणें, उन किरणों के गुण धर्म तक भी पूछे हुए हैं, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बात करेंगे उसके बारे में भी ध्यान देंगे। सबसे पहले हमने कहा यहां से जो किरणें निकलती है उनको आगे जाके हम बोलेंगे कैथोड किरणें। क्या बोलेंगे? कैथोड किरणें, कैथोड किरणें। आएगी बात समझ में? कैथोड किरणें। अब देखो ये जो कैथोड किरणें हैं इनके गुणधर्म की बात करेंगे तो उस वक्त एक बात सामने आएगी हमारे कि ये अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती। तो सर फिर बताइए एक बात जो हमें समझ में नहीं आ रही, आप कह रहे हो यहाँ से किरणें निकल रही है तो हमें पता कैसे चला? एक और तो आप कह रहे हो अदृश्य है, दूसरी ओर आप कह रहे हो यहाँ से किरणें निकली। तो बात ध्यान से सुनेंगे, यह जो किरणें हैं इनको देखने के लिए जो एनोड है उसके पीछे की तरफ साब, कौन भाई? साब कौन? किसकी बात करेंगे? साहब थे हमारे पास प्रयोग करने वाले जिन्होंने यहाँ पीछे की तरफ क्या लगा दिया? एक स्फुरदीप्ति पदार्थ। स्फुरदीप्ति पदार्थ कौन है? ZnS, नाम होता है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। ठीक बात है। ZnS का क्या कर दिया? लेप। स्फुरदीप्ति पदार्थ मतलब क्या? स्फुरदीप्ति पदार्थ का मतलब क्या होता है? जो इस पर कुछ किरणें गिरेगी तो वो क्या उत्पन्न करेगा? चमक। स्फुरदीप्ति यानी क्या उत्पन्न करेगा? चमक उत्पन्न करेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कुछ न कुछ गिरा। तो चमक उत्पन्न कराने के लिए ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर इन्होंने छिद्र कर दिए, क्योंकि एनोड लगा हुआ बीच में। किरणें पार कैसे होगी? पार करने के लिए यहाँ पर क्या कर दिए? छिद्र। जैसे ही छिद्र किए किरणें डायरेक्ट कहां पर जाकर टकरा रही है? एनोड के पीछे वाली सतह पर टकरा रही है, जहां पर ZnS स्फुरदीप्ति पदार्थ लगाया गया है। जैसे ही किरणें आपतित होगी क्या उत्पन्न करेगी भाई? चमक उत्पन्न करेगी। ध्यान से सुनना, चमक उत्पन्न करेगी। चमक उत्पन्न करते ही हमें पता चल गया कि ये जो किरणें, नाम दे देंगे आगे जाके, किरणें नाम क्या दे देंगे आगे जाके भाई? कैथोड किरणें। नाम कैथोड किरणें देंगे। कैथोड किरणें। कैथोड किरणें क्यों भाई? क्योंकि यह कैथोड से निकलती है, यह कैथोड से निकलती है, इसीलिए कैथोड किरण। अब इनके पूछे जाते हैं गुणधर्म, पूछे जाते हैं गुणधर्म। पहला गुणधर्म, यह किरणें सीधी रेखा में चलती है। कैसे पता चला साहब सीधी रेखा में चलती है? क्या गारंटी है सीधी रेखा में चलेगी? ध्यान से सुनना, ये सीधी रेखा में इसलिए चलती है क्योंकि हमने यहाँ पर जैसे निर्वात उत्पन्न किया, यहाँ पर अंदर जो भी गैसें थी वो सारी की सारी गैसें हमने बाहर निकाल दी। इसका मतलब यहाँ अब कोई भी गैस नहीं है। जब गैस नहीं है, निर्वात है, तो कौन से कण से टकराएंगे वो? जब टकराएंगे ही नहीं तो किरण अपने आप कहाँ चलेगी भाई? सीधी रेखा में गमन करेगी। दूसरी बात, सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरी बात, यह अदृश्य होती है। ये क्या होती है भाई? अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती है, अदृश्य होती। तीसरी बात, ये निर्वात में भी चलती है, ये निर्वात में गति करती है, निर्वात में गति करती है। ध्यान से सुनेंगे, गति करती है मतलब क्या उत्पन्न करती है? गतिज ऊर्जा। तो इनकी क्या होती है? गतिज ऊर्जा भी होती है। इनकी क्या होती है भाई? गतिज ऊर्जा भी होती है। सीधी रेखा में चलती है, अदृश्य होती है, निर्वात में गति करती है, मतलब इनकी कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा भी होगी। बात आ गई समझ में? बात बड़ी इजी है, कुछ नहीं है। सीधी रेखा में अदृश्य और गतिज ऊर्जा भी होगी। और भी इनके गुण है, आगे जाके इन्हीं किरणों के बेस पर बात करेंगे। कौन भाई? बात करेंगे डाल्टन साहब। तो उन्होंने इन किरणों के 4-5 गुण और बताए। कैथोड किरणें, ठीक है भाई, कैथोड किरणें। कैथोड किरणें, कैथोड किरणों की बात करें तो गुणधर्म में आगे उन्होंने बताया कि यह विद्युत क्षेत्र में वह चुंबकीय क्षेत्र में
विचलन भी दर्शाती है। विचलन विचलन दर्शाती है। क्या दर्शाती? विचलन दर्शाती। चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो भी विचलन होगा, विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो भी विचलन होगा। ये आगे जाके पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहाँ लगाया गया, किसने लगाया, क्यों लगवाया, सारी की सारी बातें पढ़ेंगे। अभी तो केवल हमारे पास वैज्ञानिकों ने बात की डाल्टन से पहले और डाल्टन से पहले बात हुई तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो इस प्रकार प्रयोग किया गया है, यहाँ से निकलने वाली चीजें इलेक्ट्रॉन होगी या नहीं होगी, उन्हें केवल इतना पता था कि ये ऋण आवेश होगा। ये आवेश कौन सा होगा? ऋण आवेश। बस माइकल फैराडे साहब ने इतनी बात कही थी कि निकलने वाला आवेश कौन सा है? ऋण आवेश है। इसके बाद में ये किरणों की बात होती है तो ये क्षेत्र में आत्मन करता है। अगली बात देखो, उन्होंने 2 प्लेटें लगवाई थी, पूरे प्रयोग की बात करें, उन्होंने 2 प्लेटें लगवाई थी, एक धन प्लेट एक ऋण प्लेट। धन और ऋण प्लेट धातु की प्लेट है, उनके प्रति भी ये विचलन या व्यवहार दर्शाती है। तो हम कहेंगे धातु की प्लेटों व धातुओं की धातुओं में उत्पन्न आवेशों से भी प्रभावित। ठीक बात है। अब देखो, गतिज ऊर्जा होती है, आवेशों से भी प्रभावित होती है, धातुओं से प्रभावित होती है, और भी कई बातें हैं जो इन्होंने साफ साफ बता दी थी कि इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखो, कैथोड किरणों के गुणधर्मों के बेस पर ये सारी की सारी बातें हैं जो की जाती हैं कि, और देखो 2-4 गुण मैं बता देता हूँ। यह है जो खुद ऋणात्मक आवेश रखते हैं। यह खुद क्या रखते हैं? यह स्वयं कैथोड से निकलती है, इसका मतलब ऋणावेश होती है। यह स्वयं ऋणावेशित होती है। यह स्वयं ऋणावेशित होती है। स्वयं ऋणावेशित होती है, यानी इन पर आवेश कैसा बन? ऋणावेश होता, इन पर आवेश ऋणावेश। अगली बात, यह बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बनते हैं, बहुत ही छोटे कणों से। यह सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी होती है। देखो, कैथोड किरणों की बात चल रही है। यह एक्स किरणें भी जनरेट करती है भाई, एक्स किरणें भी जनरेट करती है, यानी उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती। देखो, बातें बड़ी इजी है। कैथोड किरणों के गुणधर्म क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैंने ये सारी बातें की थी, प्रयोग हुआ था। इसके बाद में अभी तक इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं हुआ, अभी तो केवल प्रयोग। अब इसके मेन जो इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जिसे जाता है वो तो आगे में अभी आएंगे। जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। इन्होंने केवल इतना ही कहा था कि वहां से ऋण आवेशित कण निकलता है, और हमें पता नहीं है कि वो ऋण आवेशित कण आगे जाके इलेक्ट्रॉन बनेगा क्या। ये बात फैराडे साहब को नहीं पता थी, आगे जाके जे थॉमसन साहब ने प्रयोग किया था, जिनकी बात में हम बात करेंगे। हम कहेंगे अगले वैज्ञानिक किसकी बात कर रहे हैं भाई? जे थॉमसन, जे थॉमसन। ठीक बात है। जे थॉमसन साहब क्या कहते हैं, सुनेंगे ध्यान से। थॉमसन साहब कहते हैं यह इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन नाम इन्होंने दे दिया था तो हम नाम इलेक्ट्रॉन काम में ले रहे हैं, हालांकि तब तक खोज नहीं हुई थी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश व द्रव्यमान के अनुपात की गणना करते हैं। अब कैसे करते हैं गणना, ये पूरी की पूरी बात ध्यान रखेंगे। गणना पहले बता देता हूँ, इनका प्रयोग थोड़ा सा बाद में देखेंगे। हम कहेंगे इन्होंने बताया था E/me। E किसको प्रदर्शित करता है भाई? आवेश। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक बात है। और Me क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करते हैं। देखो, इनका मान इन्होंने बता दिया था, फिक्स है 1.7।
इंटू 10⁻11 ऊपर क्या आवेश मतलब कूलाम अपॉन नीचे क्या द्रव्यमान मतलब केजी। E/me का मान किसने सबसे पहले जे थॉमसन ने जे थॉमसन साहब ने बताया था। तो मान कितना आ गया था भाई 1.7 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति केजी। अब ये किस प्रकार हुआ तो इन्होंने भी प्रयोग किया भाई। तो देखो छोटी सी एक बात वही कि ये तो था ही उनके पास कैथोड किरण नलिका, ये इनके पास क्या थे इलेक्ट्रोड, ये इनके पास क्या थे इलेक्ट्रोड, ये इनसे क्या जुड़ी हुई बैटरी। अब देखो उन्होंने यहाँ पर स्फूर्दीप्ति पदार्थ लगा दिया था, लेकिन इन्होंने यहाँ पर स्फूर्दीप्ति पदार्थ नहीं लगाया। स्फूर्दीप्ति पदार्थ लगाया लेकिन कहाँ लगाया, ध्यान से सुनेंगे। इन्होंने यहाँ वही इलेक्ट्रॉन इस प्रकार निकलते में बाहर, यानी ऋणावेश, इधर जाने वाला कौन है ऋणावेश आया, यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया भाई छिद्र, ठीक है, जिसकी सहायता से यहाँ से निकलेगा कौन भाई। अब ध्यान से सुनो, अब इन्होंने यहां पर एक तो प्लेट लगाई थी भाई, और यहां लगा दी प्लेट। ये 3D चित्र है, थोड़ा सा ऐसे ही आता है इसीलिए ध्यान देंगे। प्लस प्लेट धातु की धनावेशित प्लेट है, धातु की प्लेट है भाई धनावेशित प्लेट। धनावेशित प्लेट कैसी हुई क्योंकि आगे ये बैटरी के प्लस सिरे से जुड़ती है, और यह चुंबक का N सिरा, यह चुंबक का S सिरा, यह चुंबक का नहीं जो बैटरी से जुड़ा हुआ है उसका ऋण। तो ये आगे जाके एक बैटरी से जुड़े हुए, ठीक बात है। अब सुनना, इन्होंने यहां पर एक क्या लगा दिया भाई, यहां पर एक पर्दा लगाया, और इस पर्दे के अंदर स्फूर्दीप्ति पदार्थ वही किसका लेपन कर दिया भाई ZnS, वही किसका लेपन कर दिया ZnS, ठीक है। तो यहां पर्दे पर इन्होंने देखा कि 3 पॉइंट, पर्दे पर इन्होंने देखा कितने पॉइंट 3, एक पॉइंट उसको A नाम दिया गया, दूसरा पॉइंट जिसको B, तीसरा पॉइंट जिसको C। अब हुआ क्या, ये ABC पॉइंट कैसे प्राप्त हुए उनको, तो ध्यान से देखेंगे। यहां से जो कैथोड किरण नलिका जो से कैथोड किरणें आ रही है, कैथोड किरणें जो आ रही है वो क्या करेगी भाई, अब यहां से जो कैथोड किरणें हैं यहां पर आने के बाद में इन्होंने एक बार विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, एक बार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया, और एक बार विद्युत और चुंबकीय दोनों ही क्षेत्र वहां से हटा करके देखा। तो क्या क्या इनके पास निर्णय आए, ध्यान से सुनेगा। जब इन्होंने विद्युत क्षेत्र लगाया तो यह किरण है जो विक्षेपित होकर बिंदु ए पर चली गई। क्यों, विद्युत क्षेत्र लगाया, धातु की धनात्मक प्लेट के पास आवेश आया, और ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे क्यों कि ये प्लस की ओर क्यों जाता है, क्योंकि कैथोड किरण खुद क्या है माइनस है, कैथोड किरण खुद माइनस है। तो जैसे यहाँ पर लागू हुआ विद्युत क्षेत्र तो ये अपने आप अट्रैक्ट हो गई किसकी तरफ, और किसकी तरफ, और किसकी तरफ भाई, इस प्लस प्लेट की तरफ। जब इन्होंने वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र लगाया, चुंबकीय क्षेत्र लगाया, N और S सिरे काम करेंगे, उस वक्त यह किरण किस पर चली गई, C पर चली गई। और जब इन्होंने ना तो चुंबकीय क्षेत्र लगाया ना ही विद्युत क्षेत्र लगाया, उस वक्त किस पर चली गई, B पॉइंट पर चली गई। तो ध्यान से सुनेंगे, इनके मैं निष्कर्ष लिखता हूं। पहला निष्कर्ष क्या था भाई कि जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया तो किरण बिंदु ए पर आपतित हुई, ए पर आपतित हुई, अर्थात धनावेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हुई, विक्षेपित हुई, ठीक बात है। दूसरा पॉइंट,
जब, शॉर्ट में लिख देता हूं भाई, चुंबकीय क्षेत्र तो बिंदु सी की ओर विक्षेपित हुई। तो इन्होंने देख लिया कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में भी ये विक्षेपित होते हैं, और जब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही अनुपस्थित रखे, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित रखे, तो बिंदु बी पर, अर्थात विचलन नहीं हुआ। अर्थात क्या नहीं हुआ? विचलन नहीं हुआ। और ये विचलन की बात करते हैं तो विचलन की जैसे ही बात करते हैं तो इन्होंने 3 बातें कही थी। किसके लिए? विचलन के लिए। किसके लिए भाई? विचलन के लिए। इन्होंने कहा था विचलन, विचलन क्या? आवेश के समानुपाती होता है। विचलन समानुपाती टू Q, यानी आवेश के क्या होता है? समानुपाती होता है। अर्थात आवेश बढ़ेगा तो विचलन भी बढ़ेगा। दूसरी बात इन्होंने क्या कह दी थी? विचलन, आवेश कौन सा? इलेक्ट्रॉन का। विचलन द्रव्यमान के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात ये किसके हैं? इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन के आवेश के तो विचलन समानुपाती, जबकि द्रव्यमान के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरी बात इन्होंने कहा था कि विद्युत क्षेत्र और यदि चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र है उपस्थित हो तो विचलन सर्वाधिक होगा। विचलन सर्वाधिक होगा। बातें समझ में आ रही? बहुत ईजी है। निष्कर्ष थे इनके, विचलन के लिए इन्होंने बात कह दी। तो ये देखो बात क्या कहेंगे जो हमने पहले लिखी थी, क्या कि इन्होंने Q या E जो इलेक्ट्रॉन का आवेश बटा Me इनका मान दे दिया था 1.7 × 10 की घात प्लस की 11, 10 की घात प्लस की 11 गुलाम बट्टा kg। किसने भाई? थॉमसन साहब। बात कुछ पची नहीं। किसको? मिलिगन साहब को। इन्होंने कहा कि आपने E/me का मान दे दिया तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात कौन करेगा? और इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात कौन करेगा? मिलिगन साहब आ गए और आते ही कह दिया मिलिकन तेल बूंद प्रयोग। इलेक्ट्रॉन की खोज की बात चल रही है, देखो मिलिकन तेल बूंद प्रयोग। तेल बूंद प्रयोग पूछा नहीं जाता, बहुत सिंपल है। क्या किया था इन्होंने? तेल लिया था, धातु की 2 प्लेटें बनाई थी। समझा देता हूं सीधा, इसका निर्णय लिखेंगे सीधा क्योंकि पूछा नहीं जाता। प्रयोग क्या किया इन्होंने? एक कंटेनर लिया, उसमें 2 प्लेटें लगाई, एक धनावेशित प्लेट, एक ऋणावेशित प्लेट। धनावेशित प्लेट को बैटरी के अपने आप वो धन सिरे से जुड़ जाएगी, ऋणावेशित को ऋण से। अब बीच में इन्होंने क्या किया, बना ही देता हूं कुछ ऐसा। यहाँ पर एक प्लेट जो पॉजिटिव, यहाँ पर जो प्लेट जो नेगेटिव सिरे से जुड़ी हुई, यहाँ पर कुछ उन्होंने ऐसी जगह छोड़ी जहाँ से इन्होंने क्या प्रवेश कराई भाई? O2 प्रवेश। क्या प्रवेश करवाई? O2 प्रवेश करवाई। तो यहाँ से जो तेल की बूंदें नीचे आ रही हैं, जो तेल की बूंदें नीचे आ रही हैं, ये किसकी बूंदें हैं भाई? तेल की बूंद। तो तेल की बूंद जब नीचे आ रही थी तो इन्होंने बाहर से हवा अंदर की ओर भेजी। तो हवा और तेल के बीच में जब टकराहट उत्पन्न हुई, जब आपस में वो टकरे तो क्या उत्पन्न हुआ? आवेश। तो इन्होंने आवेश के उत्पन्न, आवेश उत्पन्न, तो इनमें इन्होंने आवेश उत्पन्न की बात की थी। और आवेश उत्पन्न की बात करके इन्होंने इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है उसका मान भी दे दिया था। तो ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात इन्होंने कही थी 1.6 × 10 की घात -19 गुलाम। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात ये कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज किसने की? मिलिकन तेल बूंद प्रयोग से हुई। थॉमसन ने साहब ने क्या किया था? E/me का मान दिया था। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, थॉमसन मिलिकन तेल बूंद प्रयोग से हम क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। वो कैसे? ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हमने बात कह रखी है कि E/me का मान 1.7 × 10 की घात 11 गुलाम, जहां
जहाँ ई तो कितना आ गया भाई 1.6 इंटू 10 की घात -19, तो एम ई हम क्या कर सकते हैं ज्ञात, कैसे, ई की जगह मैं रख दूंगा 1.6 इंटू 10 की घात -19 बटा एम ई बराबर 1.60 इंटू 10 की घात 11। यहाँ से हम एम ई ज्ञात करेंगे तो 1.6 इंटू 10 की घात -19 बटा 1.60 इंटू 10 की घात 11। जब इनकी सॉल्व करके बात करेंगे तो एम ई आ जाएगा हमारे पास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। बहुत ईजी है, इसका इसमें भाग देना, 10 की घात माइनस हो जाएगी -31। ठीक है, तो ये एम ई यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब ये बात पूरी की पूरी देखो, तो इलेक्ट्रॉन किसे कहा गया, जो कैथोड से ऋणावेश निकलता है, जो कैथोड से ऋणावेश निकलता है उसे नाम क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया। आवेश की बात कर दी 1.6 इंटू 10 की घात -19, बात किसने की थी, मिलिकन साहब ने, और थॉमसन साहब ने ई बटा एम ई का मान दे दिया, जिससे हमने एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी याद कर लिया। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी किसकी खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, हम बात किसकी करेंगे, प्रोटॉन के खोज की। अगली बात प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज। देखो, इनकी खोज याद करने का एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ, बहुत इजी है, हालांकि नहीं पूछते आजकल, सवाल डीपली आने शुरू हो गए। प्रोटॉन की खोज, बाद में इलेक्ट्रॉन की खोज और बाद में न्यूट्रॉन की खोज। देखो, जिस हिसाब से नाम लिखे उस हिसाब से खोज नहीं, खोज तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की हुई थी, बाद में प्रोटॉन, बाद में न्यूट्रॉन। लेकिन ट्रिक के हिसाब से बात करते हैं, तो ट्रिक है एक PEN। कौन सी ट्रिक है भाई, PEN बट्टा GTC। मतलब P की खोज कौन करेगा, गोल्डस्टीन। ई की खोज कौन करेगा, थॉमसन। और एन की खोज कौन करेगा, चैडविक। ये छोटी सी बात है, ध्यान रखना, याद हो जाएगी। तो इनकी खोज का श्रेय, प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे जाता भाई, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। ठीक बात है। जेम्स चैडविक साहब क्या कहते हैं, अब देखो, जेम्स चैडविक साहब ने क्या कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, कैथोड की नलिका पर कर ली, सारी की सारी बातें आप पीछे करते ही आ रहे हो, तो मैं इसी प्रयोग को क्या करते था, आगे बढ़ा देता हूँ। उन्होंने उसी किरण नलिका पर प्रयोग किया था, फर्क इतना था कि दाब थोड़ा सा उन्होंने और बढ़ा दिया था, बढ़ा दिया था मतलब पॉजिटिव की ओर लाए। दाब 10 की घात -3 था और यह दाब उन्होंने लगभग 0.1 mm ऑफ Hg, यानी दाब रखा निम्न, लेकिन उतना निम्न नहीं था, वोल्टेज सेम था। किस प्रकार बात करते हैं ये, तो ये सारी की सारी बातें मैं कर रहा हूं, भाई ध्यान से सुनेंगे। यहां वही नलिका है, कैथोड है, एनोड है, ठीक बात है, बैटरी जोड़ दी। अब देखो, इस बार प्लस माइनस 10,000 वोल्ट, ठीक है। दाब की बात कर देते हैं तो कितनी, लगभग 0.1 mm ऑफ Hg। और ये कैथोड यानी माइनस हो गया और ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अब सुनना, अब होगा क्या, अब बात बहुत ईजी। देखो, इन्होंने जब ये सेटअप करके धारा प्रवाहित किया, जैसे ये सर्किट चालू हुआ, तो यहाँ से कुछ कण निकले। अब आप सोच रहे होंगे कि सर वहाँ से जिस प्रकार नेगेटिव निकला था, यहाँ से उसी प्रकार क्या निकल रहा है, पॉजिटिव निकल रहा है। और वहाँ पर नेगेटिव को या कैथोड किरणों से निकलने वाली किरण को, नेगेटिव आवेश को हमने इलेक्ट्रॉन का, उसी प्रकार यहाँ से प्लस जो निकल रहा है उसे क्या कह देंगे, प्रोटॉन। लेकिन आप सही सोचते हुए भी थोड़ा सा गलत जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो पॉजिटिव निकल रहा है उसको हमने डायरेक्ट क्या नहीं कहेंगे, प्रोटॉन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, इसमें और उसमें एक सा फर्क है, यहाँ उसने दाब निम्न रखा है लेकिन उसके जितना निम्न नहीं रखा है, जिसके कारण यहाँ पर कुछ गैस के अणु उपस्थित हैं। सपोज दैट यहाँ गैस का अणु उपस्थित है, कौन, हाइड्रोजन, H2। कौन उपस्थित है, हाइड्रोजन। जैसे ये प्लस जाकर इस हाइड्रोजन से टकराएगा, जैसे ये प्लस जाकर इस हाइड्रोजन से टकराएगा, तो टकराते टकराते ही बात पता चली कि क्या,
ये हाइड्रोजन डिस्ट्रॉय होगा, टूटेगा, बंटेगा। और जैसे ही टूटता है, आपको पता होगा शायद, हाइड्रोजन में केवल प्रोटॉन और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। प्रोटॉन और केवल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते नहीं है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, एक तो प्लस भी निकलेगा और माइनस भी निकलता। जैसे ही प्लस निकला, वो प्लस दौड़ता भगता, दौड़ता भगता, अरे दौड़ता भगता किसके पास चला गया, एनोड की जगह कैथोड के पास चला गया। और इससे जो माइनस निकला, इससे जो माइनस निकला, वो माइनस ने कहा भाई किसकी तरफ जाना है, माइनस ने कहा किसकी तरफ जाना है, और एनोड की तरफ जाना है। अब सुनना, यह जो गैस के कण टूटे, इस गैस के कणों के टूटने के पश्चात जो यहां से धन निकलता है, पॉजिटिव सिरा निकलता है, उसे उन्होंने क्या नाम दे दिया भाई, प्रोटॉन नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, प्रोटॉन नाम दे दिया। ठीक है ना, तो सीधा नहीं कहेंगे। अब आप कहोगे सर यही से तो प्लस है, ये भी प्लस ही निकला, तो बात इसमें फर्क क्या हुआ, सुनना ध्यान से। हम हाइड्रोजन के लिए बात करेंगे ना, तो यहां से जितना प्लस टकराएगा उतना ही प्लस निकल गया और उतना ही माइनस निकल गया, बात खत्म। एक ही प्लस निकलेगा, एक ही माइनस निकलेगा, क्योंकि एक ही प्रोटॉन है, एक ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हाइड्रोजन गैस के अलावा जब हम दूसरी गैस की बात करेंगे, तो यहाँ प्लस और माइनस एक एक निकलने की जगह एक से ज्यादा भी निकलेंगे, तो हमें फिर वो प्राप्त नहीं होगा, जो हम निर्णय चाहते हैं वो निर्णय नहीं मिलेगा। तो ये कौन सी किरणें हो गई भी यहाँ से, हाँ, अब ये जो यहाँ से निकलती है, इसको उन्होंने नाम क्या दे दिया, एनोड किरणें। वहां से कैथोड किरणें, यहाँ से एनोड किरणें। दूसरा नाम है इसका कैनाल किरणें। कौन सी किरणें, कैनाल किरणें। ठीक है, और यहां पर भी उन्होंने स्फोटदीप्ति पदार्थ लगाया। ध्यान से सुनना, अब एनोड किरणों के गुण में हम पढ़ेंगे, एनोड किरणों के गुणों में हम पढ़ेंगे कि एनोड किरणों के गुण की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं एनोड किरणों के गुणधर्म। एनोड किरणों के गुण, पहली मन बताओ, आवेश कैडो भाई मत है, प्लस आवेश कैसा, धनावेश। दूसरी बात यह सीधी चलती है क्या, नहीं, यह सीधी नहीं चलती। क्यों नहीं चलती, क्योंकि इसके अंदर गैस उपस्थित है और गैस से टकराएगी तो कणों में टकराहट के कारण ये सीधी नहीं जाएगी। यह उतनी अदृश्य भी नहीं होती, यानी थोड़ा बहुत कलर होता है, हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल कलर नहीं होता, लेकिन उसके जितनी यह अदृश्य नहीं होती, थोड़ी बहुत दिखाई देती, फिर भी हमें इनको देखने के लिए स्फोटदीप्ति पदार्थ लगाना पड़ रहा है। तो ये एनोड किरणों के कुछ गुणधर्म है। अब देखो एनोड किरणों के गुणधर्म और भी हैं, एनोड किरणों के गुणधर्म और भी है। जब हम बात करते हैं एनोड किरणों की, तो हम कहेंगे क्या कि एनोड किरणों के गुणधर्म, एक तो हो गया आवेश, धनावेश हो गया, एक तो आवेश धन आवेश हो गया, दूसरा इस पर सीधी रेखा में नहीं चलती, तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट, कणों के आवेश और विद्युत क्षेत्र, यानी विद्युत क्षेत्र से आवेश उत्पन्न हो गया। दूसरी बात, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, इनके प्रति भी ये व्यवहार दर्शाएगी। तो मैं क्या कहूँगा, इलेक्ट्रॉन के विपरीत, इलेक्ट्रॉन के विपरीत यह विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र पर व्यवहार दर्शाती है, व्यवहार दर्शाती है। ठीक बात है। अगली बात, धनावेशित कणें जो है वो कैथोड किरण नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। ध्यान रखेंगे, गैस की प्रकृति पर भी निर्भर करती है, गैस की प्रकृति पर निर्भर। अगली बात, यह गैस, यह गैस के आवेश व द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है। ठीक बात है क्या? अगली बात, इन्हें क्या बोल दिया, एनोड किरणें। तो
किस प्रकार हमने सारी की सारी बात कर ली भाई कि यहाँ से निकलने वाली ये है, इसको प्रोटॉन बोल दिया। तो इस प्रकार किसकी खोज हो गई, प्रोटॉन की खोज हुई। अब प्रोटॉन पर यदि हम आवेश की बात करें तो प्रोटॉन पर भी आवेश क्या होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, केवल फर्क इतना ही, वहाँ पर प्लस वहाँ माइनस। प्रोटॉन पर द्रव्यमान की बात करें m प्रोटॉन का, तो द्रव्यमान की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे इसका द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। तो ये प्रोटॉन पर द्रव्यमान और प्रोटॉन पर किसकी बात हो गई, आवेश की बात हो गई। खोज किस प्रकार किसने की, ध्यान रखना प्रोटॉन की खोज जेम्स चैडविक ने नहीं भाई, गोल्डस्टीन ने कही थी। हालांकि बता चुके हैं, हो सकता है लिखने में थोड़ी सी समस्या हो गई, कोई बात नहीं, ध्यान रखना। यहाँ चैडविक की जगह क्या है, गोल्डस्टीन है। कौन है, गोल्डस्टीन। हालांकि उधर बता रहा था, हो सकता है चैडविक लिख दिया होगा, लेकिन बोल ध्यान रखना है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। ये सारे के सारे प्रयोग जो किसने बताए थे, गोल्डस्टीन ने बताए थे। प्रोटॉन पर आवेश निकाला, प्रोटॉन पर द्रव्यमान निकाला। तो देखो ये सारी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज के बाद में न्यूट्रॉन का कोई पता ही नहीं चला। न्यूट्रॉन की खोज तो बहुत बाद में जाके हुई, 1900 के बाद, लगभग 1930 के लगभग कहीं वहाँ पर। तो 1930 तो हमारी बात है। तो कहने का मतलब क्या है कि उसकी खोज करें ऐसा कुछ उनको महसूस नहीं हुआ था, तो न्यूट्रॉन की खोज बाद में हो गई। क्यों, क्योंकि ये जो दोनों के दोनों प्रयोग थे वो आवेश पर निर्भर है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो बात करते हैं वो आवेश से रिलेटेड बात करते हैं, और उसमें आवेश है नहीं। न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। तो उदासीन के कारण आवेश की कहीं ऐसी समस्या हुई नहीं, आवेश की समस्या नहीं हुई तो उसकी खोज भी नहीं हुई। लेकिन बाद में सर फिर क्या हुआ, आपने कहा सर बाद में कैसे पता चला, तो बाद में देखा गया कि जब परमाणु के द्रव्यमान को जोड़ा गया तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी ऐसा कुछ लगा जिसके कारण उसकी कमी फील हुई, और हमें पता चला कि इसके नाभिक में न केवल प्रोटॉन है बल्कि कौन है, न्यूट्रॉन भी साथ है। सर आपने बात बोल दी एक बहुत गंभीर वाली, कौन सी, नाभिक में। हमें कैसे पता सर, नाभिक में बात करेंगे। उसी प्रकार अलग अलग मॉडलों की बात करेंगे कि नाभिक में इनको ले जाकर कौन जमाता है, बाहर इनकी जाके कौन बात करता है, कौन कहेगा सारी जगह फैला हुआ है, कौन कहता है कि नाभिक में होता है, कौन कहता है इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में चक्कर लगाता है, कौन कहता है इस तरह रहता है, कौन कहता है चक्कर लगाएगा तो कुछ होगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। ये सारी की सारी हम बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले, हालांकि हुई तो बाद में थी, लेकिन मैं बात बता देता हूँ आपको, न्यूट्रॉन की खोज की भी बात छोटी सी बात है, पढ़ लेते हैं, साथ साथ में चलती रहेगी। तो मैं कहूँगा न्यूट्रॉन की खोज, किसकी खोज भाई, न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक साहब ने कर दी थी भाई, बात हो रखी है हमारे अभी, जेम्स चैडविक, ठीक बात है, जेम्स चैडविक। अब इन्होंने कैसे खोज की थी भाई, तो दो बातें हैं याद रखनी सीधी सीधी, कौन कौन सी। एक तो इन्होंने एल्फा कणों का यूज किया भाई, एल्फा कणों की क्या की भाई, बौछार। ठीक है, किस पर की भाई, बेरिलियम पर, बेरिलियम पर एल्फा कणों की बौछार की, जिससे इसको किसकी खोज हुई भाई, न्यूट्रॉन की खोज हुई। और इन्होंने देखा कि न्यूट्रॉन पर आवेश की यदि हम बात करते हैं तो होता ही नहीं है, यानी कैसा होता है भाई, उदासीन होता है। और बात करते हैं इनके द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान लगभग किसके समान पाया गया भाई, प्रोटॉन के द्रव्यमान के समान ही पाया गया, 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम।